मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज सिविक्स क्लास के चैप्टर 10 को पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। लॉज एंड सोशल जस्टिस यानी कि कानून और सामाजिक न्याय। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने बहुत बार देखा है, यहाँ पर जो मसला है वो जो ठेकेदार या प्राइवेट सेक्टर के जो लोग होते हैं वो जो है मजदूर जो लोग होते हैं उनकी मेहनताना से संबंधित इस बारे में डिस्कस करने की मेहनताना जो उनको देते हैं या उनके साथ कुछ भी अत्याचार करते हैं, उनके हक मार लेते हैं, इसके लिए जो है सरकार क्या रोल अदा करती है इसके बारे में बात करते हैं। ठेकेदार या कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है या कोई भी कारोबारी लोग जो है थोड़े से मुनाफे के लिए जो है मजदूर वर्ग जो है उनके साथ जो है अन्याय करते हैं, उनके हक जो है छीन लेते हैं या उनका मेहनताना देते नहीं है, बिल्कुल कम देते हैं या देते ही नहीं है। तो इस बारे में सरकार जो है वो क्या रोल अदा करती है? सरकार जो है उसके लिए ये तय करती है कि वो ऐसे कानून बनाते हैं जिनसे कि इनको सोशल न्याय जस्टिस मिल सके या इनके अधिकारों की रक्षा हो सके। सरकार जो कानून बनाती है उन कानूनों को लागू कराने का काम भी सरकार का ही होता है, ठीक है। और इसके लिए सरकार ने कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं, जैसे न्यूनतम जो है मजदूरी दर तय की है, मिनिमम वेजेस जो रेट है वो कम किया हुआ है, यानी कि एक न्यूनतम जो है निश्चित मेहनताना जो है मजदूर वर्ग को मिलना ही चाहिए, ये कोर्ट के अनुसार यह संविधान में लिखित है, जिसमें इससे कम कोई किसी को मेहनताना दे नहीं सकता। फॉर एग्जांपल, मजदूर की जो आज की जो मजदूरी है वो 500 रुपये है जो कोर्ट के थ्रू है, यानी कि 500 रुपये से कम की मजदूरी में कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता। लेकिन होता क्या है, प्राइवेट सेक्टर या कोई भी कारोबारी या ठेकेदार जो है, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कम कीमत पर भी जो है मजदूर को लगा लेता है और उसको उतने पैसे नहीं दे पाता है। अब सरकार इसमें क्या कर सकती है? सरकार जब इन कानूनों को बनाती है तो वो ये देखना होता है कि वो ऐसे कार्यस्थल पर जाए, ऐसे लोगों को कंट्रोल करे जो मजदूरों के साथ अन्याय करते हैं, उनको पूरा मेहनताना नहीं देते या उनका शोषण करते हैं। इस काम को काम करने का काम सरकार का होता है और सरकार ऐसे कानून बनाए, उन्हें लागू करे, इम्प्लीमेंट करे, ये सरकार का काम होता है, ठीक है। इन कानूनों को बनाने और लागू करने का काम चूंकि सरकार पर है, जो निजी कंपनी को नियंत्रण रख सकती है, कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि जो मजदूर वर्ग है या तो गरीब है या शक्तिहीन है और उसे पता है कि वो उसका ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता, विरोध नहीं कर सकता, इसलिए कम कीमत पर काम करने को तैयार हो जाता है। और इस चीज़ को जो है प्राइवेट सेक्टर या जो ठेकेदार है वो भी जानते हैं कि वो इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाए, क्योंकि अगर वो आवाज़ उठाता है तो उसकी जगह कोई दूसरा मजदूर काम करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो सरकार कैसे करती है? सरकार जो है ऐसे लोगों के साथ जो अन्याय होता है उसके लिए उन कार्यस्थल पर जहाँ पर वो काम करने जाते हैं वहाँ पर जाकर के उनका निरीक्षण करें कि कहीं किसी के साथ कोई ऐसा अन्याय तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जितने भी कानून बने हैं वो हमारे जो संविधान में जो प्रदत्त है मौलिक अधिकार, उन मौलिक अधिकारों का ही बदला हुआ रूप है, उन्हीं से ये कानून बने हैं, जिसमें एक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसमें किसी भी व्यक्ति को जो है उसको कम मेहनत नहीं मिल सकता, कम मजदूरी नहीं मिल सकती और ना ही उसे किसी बंधुआ मजदूर के रूप में जो है कोई भी व्यक्ति काम करा सकता है, ठीक है। इसके अलावा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को यदि किसी ऐसी जगह पर काम करते पाया जाता है तो वो जो है गैर कानूनी है, इसके लिए सरकार जो है कानून बनाते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक घटना है जिसमें मजदूरों के हनन या उनके साथ अन्याय होता है, सुरक्षा मानकों को ध्यान नहीं देता है। इससे जुड़ी एक घटना के हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, जो कि भोपाल गैस फैक्ट्री, भोपाल में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी जो स्थापित की गई थी और इसमें पेस्टिसाइड्स बनते थे, यानी कीटनाशक। अचानक 2 दिसंबर 1984 को लगभग 2 बजे के करीब जो एक खतरनाक जहरीले गैस मीथेन आइसोसाइनाइड यानी MIC जो है वो लीकेज होती है, जिसके कारण जो है आसपास के क्षेत्र में उसकी विषैली गैस से जो है लोग प्रभावित होना शुरू हो गए। 3 दिन के भीतर लगभग 8000 से ज़्यादा लोग जो है इसमें मर गए, मौत के मुंह में चले गए, लाखों लोग जो गंभीर रूप से वो घायल हो गए थे। इसके अलावा इस जहरीले गैस में आने वाले जो ज़्यादातर लोग थे उनमें से कामकाजी लोग ही थे और लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग जो है आज भी बीमार हैं, इतने बीमार हैं कि वो किसी काम करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसे रोग हैं जिससे लोग अभी तक भी इस बीमारी से पीड़ित हैं, जिसमें आँख की
में जलन, आंखों में जलन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिसऑर्डर यानी श्वसन क्रिया में उनकी प्रॉब्लम है, और इसके अलावा दूसरी और बीमारियों में भी वो ग्रसित है। इस डिजास्टर को हम डिजास्टर न कह करके, दुर्घटना कह करके, इसमें सोची समझी या कह सकते हैं कुछ लापरवाही हुई थी कंपनी की, फैक्ट्री, जिसके कारण ये दुर्घटना घटी थी। क्योंकि ये जो घटना थी इससे पहले भी कई बार वो गैस का लीकेज जो वहाँ हो चुका था, गैस लीक हो चुकी थी, बार बार गैस लीकेज हो रही थी, लेकिन आखिरकार एक दिन इसने एक बड़ा रूप धारण कर लिया, जिसके कारण लोग प्रभावित हुए थे। सबूतों की से ये साबित था कि इसमें जो पूरी तरह से जो है कमी जो थी वो फैक्ट्री मालिकों की थी, लेकिन वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थे। तब जो पीड़ित पक्ष थे उन्होंने सरकार के थ्रू जो इन पर एक मामला दर्ज कराया, और उस मामले की सुनवाई जो अदालत में चली, तब अदालत ने लगभग $3 अरब का जो मुआवजा जो है वो इस कंपनी यूनियन कार्बाइड पर रखा 1985 में। लेकिन 1989 में केवल जो है कंपनी $47 करोड़ ही देने को तैयार हुई थी। पीड़ित पक्ष ने इस मुकदमे को जो है सुप्रीम कोर्ट ले गई, जहाँ पर इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, ये ऐसी चीज ऐसे रहा, और अभी भी लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब ये कंपनी जो है इसे बंद कर चुकी है और जा चुकी है, लेकिन उसका सामान जो भी विषैले पदार्थ हैं वो अभी भी वहाँ पर पड़े हुए हैं, जो जिसमें से गैस अभी भी रिस रही है, जो जमीन के नीचे या हवा में फैल रही है, जिससे लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं। वहाँ पर स्वच्छ पानी और हवा में जो है वातावरण जो दूषित हो गया है, पानी भी दूषित हो गया है और हवा में भी इसका वातावरण जो है दूषित हो रहा है। अभी कंपनी डाउ केमिकल नाम की फैक्ट्री पर पहुंच गया है मालिक पर, लेकिन वो भी इसकी साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये लगा लीजिए 36 साल बाद जब ये केस हुआ था, उसके बाद से अभी तक भी लोग परेशान हैं, जो बीमार हैं बेचारे, उन्हें रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। अब सवाल ये कि आखिर एक मजदूर की कीमत क्या होती है? अगर हमें भोपाल गैस ट्रेजेडी के रीजन को समझना है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आखिर यूनियन कार्बाइड जो है अमेरिका की ये कंपनी, उसने अपना कारखाना यहाँ इंडिया में ही क्यों खोला? उसकी बहुत बड़ी वजह रही है। यहाँ पर जो है दूसरे देशों के मुकाबले जो है मजदूरी दर बहुत ही कम है, सस्ती दर पर जो है मजदूर यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो काम करने वाले मजदूर हैं वो विकसित देशों के मुकाबले ज़्यादा घंटे काम भी करते हैं, सस्ती दर पर मजदूर मिल जाते हैं, ज़्यादा घंटे काम भी करते हैं, और उन्हें रहने के लिए आवास प्रवास की देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा, यहाँ पर सुरक्षा मानकों को भी अनदेखी की जाती है। जरा से मुनाफे की वजह से लोग जो है सुरक्षा मानकों को भी ताक पर रख देते हैं। लागतों में कटौती के तरीके इतने खतरनाक हो सकते हैं, ये इस घटना से जाहिर हो चुका है। लेकिन अगर हम यूनियन कार्बाइड कारखाने की बात करने लगे तो 1980 से 1984 के बीच इसमें जो है सुरक्षा जो यंत्र हैं वो बहुत कम थे या थे ही नहीं, और जो 12 मजदूर जो MIC में काम करते थे, 12 लोग, MIC यानी मीथेन आइसोसाइनेट जो संयंत्र का प्लांट था, उसमें 12 से घटा करके लोग 6 कर दिए गए थे, यानी काम करने वाले लोगों की संख्या कम कर दी गई थी। दूसरा, सुरक्षा की दृष्टि से, यानी जब कोई ऐसी घटना घटने वाली होती है तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है जो 6 महीने की होती है, वो 6 महीने ट्रेनिंग को घटा करके 15 दिन कर दिया गया था। और तीसरी बात, जो रात के शिफ्ट में काम करने वाले लोग थे उनको उस शिफ्ट से हटा दिया गया, अब उस पर रात की शिफ्ट में काम करने वाले व्यक्ति नहीं था। अगर हम दोनों कंपनी का अंतर लगाएं, दोनों कंपनी से मतलब यही यूनियन कार्बाइड कंपनी जो भोपाल, इंडिया में भोपाल में थी, यही जब अमेरिका के पश्चिमी वर्जीनिया में, दोनों जगह यूनियन कार्बाइड कंपनी, एक ही कंपनी 2 जगह है, यानी अमेरिका में और इंडिया में। तो अमेरिका के पश्चिमी वर्जीनिया में ये कंपनी स्थित है। वहाँ के और यहाँ के मानक अगर देखे जाए तो आपको काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। पश्चिमी वर्जीनिया में जो कंपनी है यूनियन कार्बाइड, वहाँ पर यदि कोई ऐसी घटना घटने वाली होती है, गैस लीकेज या कोई भी दुर्घटना, तो वहाँ पर जो है कंप्यूटराइज जो है अलार्म है जो तुरंत ही बजना शुरू हो जाता है, और कंप्यूटरीकृत जो है कंप्यूटराइज जो निगरानी की जाती है ऐसी हालातों को देखने के लिए। जबकि इंडिया में जो है भोपाल में ये जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, इसमें अगर कोई ऐसी लीकेज या कोई भी दुर्घटना होने वाली होती है तो उसको केवल मजदूर के अनुमान पर, अंदाजे पर ही जो है तय किया जाता है। अगर कोई गैस लीकेज होती है तो अपने अंदाजे से ही या सूंघ करके, स्मेल करके वो पता लगाता है कि गैस लीकेज हो रही है। जबकि
वहाँ पर मजदूरों का मान लिया अगर ऐसी घटना होने वाली है तो पश्चिमी वर्जीनिया में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की भी व्यवस्था वहाँ पर की हुई है और उन्हें रहने के लिए भी जो है मकान दिए हुए हैं, प्रवास दिए हुए हैं। अब सवाल ये कि अलग देशों में इतना फर्क क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो मजदूर की कीमत है बिल्कुल भी नहीं है। मजदूर की जान की कीमत यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक मजदूर जाता है और दूसरा आ जाता है, क्योंकि श्रम सस्ता है और कोई भी उनकी जगह काम करने को तैयार है। यानी सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सुरक्षा मानकों को चाहे ध्यान दिया जाए या ना दिया जाए, तभी भी लोग जो है ऐसी स्थिति में भी काम करने को यहाँ तैयार होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। ठीक है, तो इस तरह की खबरें भी आते थे, फैक्ट्री में इस तरह के लोगों की जान चली गई, लेकिन सुरक्षा मानकों को जो है वो तय नहीं किया जाता है। अब सवाल ये है कि ये जो कानून है इसका क्रियान्वयन कैसे सरकार करती है? कानून बनाने लागू करने वाली संस्था जो है उसका काम उसका ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, सही बात है, लेकिन उन्हें सही ढंग से लागू कैसे किया जाए ये सरकार को ध्यान रखना होगा। सरकार को ध्यान रखना होगा कि अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन ना होने पाए। और दूसरी बात, सरकार को जो ये जो यूनियन कार्बाइड में जितनी सुरक्षा मानकों की अवहेलना हो रही थी, उल्लंघन किया जा रहा था, इसमें कहीं ना कहीं जो है सरकार की भी जिम्मेदारी थी, क्योंकि जब ये संयंत्र लगाया जा रहा था उस समय तमाम सुरक्षा मानकों को जो है ताक पर रख दिया गया था, उनको अनदेखी की गई थी। यहाँ पर जो कानून बनाए थे सुरक्षा कानून, वो कमजोर होते हैं और कमजोर कानून भी ठीक प्रकार से लागू नहीं हो पाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पर संयंत्र लगाया गया था तो वहाँ पर सरकारी अफसरों ने किसी ने भी ध्यान देने की कोशिश नहीं की, इस फैक्ट्री को खतरनाक श्रेणी में नहीं रखा गया। और दूसरे ये रिहायशी इलाके में जो फैक्ट्री लगाई गई थी इसके लिए किसी ने भी आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की। कुछ निगम के कर्मचारियों ने जब 1978 में इसकी स्थापना की गई थी तो कुछ निगम के कर्मचारियों ने इसकी आवाज़ उठाई थी कि ये यहाँ पर सुरक्षा मानकों की को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनकी अनदेखी की जा रही है। तो सरकार ने ये कह करके पल्ला झाड़ लिया था कि हमें भोपाल में इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसके लिए रोजगार भी चाहिए। तो इसके लिए अगर सुरक्षा मानक जो है ताक पर रखे जाते हैं तो उसको भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इस तरह की जितनी भी कमियां थी इस फैक्ट्री में, उन तमाम चीज़ों को जो है सरकारी अफसर जो धरातल जो है मंजूरी दी जा रहे थे, जिसके कारण ये घटना इतनी विकराल हो चुकी थी। और ये जो लीकेज थी गैस की, ये कोई एक बार नहीं कई बार लीकेज हो चुकी थी, लेकिन जो सरकारी अफसर थे उनके कानों पर जू तक नहीं रह गई थी। लेकिन कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था का रवैया अगर इस तरह से रहेगा तो इस तरह की घटनाएं होना आम बात है। इसलिए यही कारण था कि कंपनी जो थी तमाम सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज करती जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में सरकार का यह फर्ज होता है कि वो जो है कानून जो बनाए उनको जो है सही तरीके से लागू करे, ताकि इस तरह की घटना कभी की दोबारा से पुनरावृत्ति ना होने पाए। अब सवाल ये कि कुछ कानून ऐसे जो एनवायरमेंट की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। 1984 में जब जवाहर फैक्ट्री कारखाने हमारे देश में लगाए जा रहे थे तो उस समय पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण जैसी चीज होती है उन्हें मुफ्त माना जा रहा था, यानी कि उसके पर कोई ध्यान ही दिया नहीं जा रहा था। पानी दूषित हो रहा हो या हवा में वायु प्रदूषण हो रहा हो, इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था। फैक्ट्री को धरातल परमिशन दी जा रही थी, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था, चाहे नदियाँ हो, चाहे हवा हो, चाहे भूमिगत अंडरग्राउंड कुछ भी हो, उन सब के लिए जो है पर्यावरण का ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन ये बात तय थी कि इस त्रासदी से जो ट्रेजेडी हुई थी, इससे केवल फैक्ट्री के लोग ही प्रभावित नहीं हुए थे, इससे आसपास के लोगों पर भी प्रभाव पड़ा था। तभी लोगों को ये समझ में आ गया था, लोगों को लगने लगा था कि जो कानून बनाए गए थे वो केवल मजदूरों के ध्यान रखकर ही बनाए गए थे, अर्थात इससे जो नुकसान हुआ था लाखों लोग जो थे वो प्रभावित हुए जो उस फैक्ट्री में काम करने वाले भी नहीं थे। तो लोगों को लगने लगा कि ये कानून केवल उनके लिए न बनाए गए, आम लोगों के लिए बनाए गए जो कि इससे प्रभावित है। और वो प्रभावित कैसे हुए थे? उसकी जो गैस जो हवा में या वाटर में जिस तरह से भी वो फैली, वो वायु प्रदूषण किया या जल प्रदूषण किया, पानी में या हवा में जो प्रदूषण फैला, उससे आसपास के लोग भी जो है बीमार हुए, प्रभावित हुए। तब लोगों को लगने लगा कि इसके लिए भी कानून बनना चाहिए, पर्यावरण को भी ध्यान में रखकर पर्यावरण के खिलाफ या पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी कानून बनने चाहिए। जब जनता ने इस पर दबाव बनाया तो सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया और अब फैक्ट्री जो भी लगाई जाती थी उसमें पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही फैक्ट्री स्थापित की जाती थी। 1991 में सुभाष कुमार बनाम राज्य
जो था इस पर एक मुकदमा चला था, जिसमें जीवन का अधिकार जो है उसको महत्वपूर्ण माना गया। उनसे जो आर्टिकल 21 के तहत जो है पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए इसे भी पर्यावरण प्रदूषण को भी जीवन के अधिकार से जोड़ा गया, क्योंकि अगर वायु प्रदूषण होगा, हवा शुद्ध नहीं होगी, तो उससे भी मनुष्य की, व्यक्तियों की जान चली जाएगी। इसलिए जीवन का अधिकार यहाँ पर भी जो है लागू होता है, वो आर्टिकल 21। इसके लिए जो है सरकार ने अब जो भी कोई फैक्ट्री कारखाने लगते थे उसके लिए जो है पर्यावरण यानी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की भी एनओसी या परमिशन चाहिए होगी। दिल्ली इसी बात को ध्यान रखते हुए दिल्ली में हाल के कुछ सालों में क्या हुआ था कि डीजल चलने वाले जितने वाहन थे उनको जो है शहर से दूर कर दिया गया था, बाहर अलग कर दिया, उन्हें शहर में चलने की परमिशन नहीं मिल रही थी। और उसके अलावा जो फैक्ट्री कारखाने दिल्ली के अंदर चलाए जा रहे थे उनको भी शहर से दूर कहीं आसपास के क्षेत्रों में शिफ्ट कर दिया, जैसे नोएडा, गुड़गांव या और जो आसपास क्षेत्र, दूर क्षेत्रों में उनको स्थापित किया। इससे क्या हुआ कि वहाँ से तो वायु प्रदूषण जो है वो घट गया, उसका स्तर कम हो गया, लेकिन जिस जगह दूसरी जगह वो स्थापित किए गए थे वहाँ पर जो है प्रदूषण, वायु प्रदूषण होने लगा। दूसरा, वो जो लोग जो इस रोजगार से जुड़े हुए थे उन कामों से, उन्हें अपने काम के लिए दूर जगह जाना पड़ रहा था। सवाल अब आखिर में हम एंड में जो बात कर रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई भी कारखाना, बहुत सारी स्थिति में लोग जो है गलत तरीके से जो है तरीकों से अपने कुछ पैसे बचाने के लिए जो है लोगों की जान जो ताक पर रख देते हैं। इसके लिए कानून बनना जरूरी है और इसके लिए इसकी जिम्मेदारी सरकार को बनती है कि वो जो है उन पर जो है अंकुश लगाए, क्योंकि मुनाफा जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है या निजी क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपने तरह से फायदे के लिए, मुनाफे के लिए जो है लोगों के जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, बच्चों को काम पर लगाते हैं ताकि वो ज़्यादा मुनाफा कमा सके। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो निजी कंपनी गलत तरीकों को रोकने के लिए कानून बनाए और उसे जो है कानून को लागू भी करे, यानी सामाजिक न्याय प्रदान करे, जिससे कि हर किसी को जो है सामाजिक न्याय मिल सके, कानूनों का सही तरीके से पालन किया जा सके। इस दिशा में सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि सरकार जो है वो कानून बनाकर केवल उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। इसमें जनता का भी एक अहम होता है। जनता भी अगर सरकार पर दबाव नहीं बनाती है तो वो कार्य जो है कानून जो ठीक प्रकार से लागू नहीं हो पाते। ये जनता का ही दबाव था जो पर्यावरण को भी एक अहम मुद्दा माना गया और सरकार ने पर्यावरण के दृष्टि को, पर्यावरण को ध्यान में रखकर जो है कानून बनाने शुरू किए। ठीक है, तो इसलिए ये हम आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार जो कानून बनाए, सरकार जो काम करे, उन पर दबाव बनाए ताकि सरकार जो है सही तरीके से उन कानूनों को लागू करे और लोगों को जो है सामाजिक न्याय प्रदान करे। ठीक है, ये चैप्टर आपका समाप्त होता है बेटा। अब जो आखिरी चैप्टर आपका रह जाता है उसकी वीडियो जो है ज्योग्राफी की, वो मैं अगली बार आपको भेजूंगा। थैंक यू।